हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों, हम ऑलरेडी जो 75 का क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, उस पर जाके देखना आप मेरी चैनल पर जाकर के। अब हम 76 से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है ये पीजीडी इकोनॉमिक्स जो आपका झारखंड में अभी होने वाला है, या फिलहाल अभी डीएसएसबी में होने वाला है, केवीएस में भी, और यूपी पीजीटी, जितने भी मतलब ये यूजीसी लेवल पे या नेट जेआरएफ जो कर रहे हैं उनके लेवल के भी क्वेश्चन ये बना रखे हैं। ठीक है, अधिकतर जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के हैं कोई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। कह रहा है सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है। यह कथन किसने दिया है? यह कथन हमारा डाल्टन ने दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है जो 77 क्वेश्चन हमारा व्यापार यंत्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी जो व्यापार यंत्र का जो नव प्रवर्तन सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया? किन्स ने किया, हाद्रे यानी हार्टर ने किया, या शुपिटर ने किया, या हिक्स ने किया? तो इसको हमें देखना है कि ये आंसर जो किसने दिया है, शुपिटर ने दिया है। ये शुपिटर ने क्यों दिया है? क्योंकि ये उनका जो मतलब ये नव परिवर्तन सिद्धांत भी शुपिटर ने ही दिया है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि इन्होंने बोला है कि शुरू में जो पूंजीपति बंद अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें स्थैतिक संतुलन में होती है, और ये एक वृत्तीय प्रभाव होता है, यानी एक सर्कुलर फ्लो होता है इसका, और ये चलता रहता है। यानी भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ये हमारा चलता रहता है। यानी व्यापार एक यंत्र होता है, यानी कि सर्कुलर होता है, एक सिस्टम होता है, जो ये सिद्धांत हमारा चलता रहता है। नव परिवर्तन जब भी आ जाता है क्वेश्चन, अधिकतर हमारा ऑप्शन हमारा थर्ड होता है, ये ध्यान रखना। केन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन ब्याज के दर को सापेक्ष है, यानी किसके रिलेटिव में है? यानी लोचदार मानता है, या पूर्ण लोचदार मानता है, या बेलोच मानता है, या उपयुक्त सभी असत्य है, यानी कि ये सारे कोई नहीं है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? ये बेलोच मानता है, यानी इनइलास्टिसिटी ऑफ ये मांगता है, मतलब कीन्स मानता है। यानी रोजगार जो सिद्धांत बचत और ये विनियोग होता है, इसका जो फलन होता है यानी फंक्शन होता है, वो ब्याज के दर पर क्या है, बेलोच मानता है। कौन मानता है? कीन्स मानता है। ठीक है, 79 में क्या क्वेश्चन कह रहे? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मौद्रिक एवं वास्तविक मजदूरी में संबंध होता है। यानी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, यानी कि जो फेमस जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार मौद्रिक यानी मॉनेटरी एंड रियल जो वेजिस होता है वो संबंध होता है, क्या है? प्रत्यक्ष और अनुपातिक होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विपरीत एवं अनुपातिक होता है, कोई संबंध नहीं होता, या उपयुक्त सभी होते हैं, असत्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन विल बी होगा दोस्तों डायरेक्ट और मतलब रेशियो में होता है इसका। ठीक है, प्रोपोर्शनेट जिसे बोलते हैं, यानी डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमारा जो है प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ क्या होता है? ज्ञात जोखिम का पुरस्कार होता है, या अज्ञात जोखिम का पुरस्कार होता है, या ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के जोखिम पुरस्कार है, या नव परिवर्तन पुरस्कार है? तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? इसका अज्ञात जोखिम का पुरस्कार है। ये अज्ञात जोखिम का पुरस्कार हमारा जो है ये एक बीमा की तरह होता है। यानी कि बीमा जैसे होता है ना हमारा, कि एक पहले मतलब बीमा हम जब इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कब कहाँ क्या हो जाए, वो एक हमें पता होता है इन फ्यूचर की हमें वो मिलेगा अगर हमारे साथ कोई भी घटना होती है, या मेच्योरिटी डेट पूरी हो जाती है, तो हमें एक होता है कि एक हमारे प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। ठीक है, हमारा जो 81 का क्वेश्चन है कह रहा है लाभ का संबंध अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यानी जो लाभ का जो संभाव्य मतलब जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किसने किया? प्रोफेसर नाइट ने किया है, प्रोफेसर शौकिल ने किया है, प्रोफेसर कस्टडियन ने किया है, या प्रोफेसर कॉल्डोर ने किया है? तो इसने ये प्रोफेसर शाकिल ने किया है। ध्यान रखना, लाभ का जो संभाव्य जो सिद्धांत है हमें अच्छा सिद्धांत माना, अच्छा प्रस्तुत किया है, ये किसने किया? प्रोफेसर शाकिल ने किया है। ठीक है, ऐसे ही निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, हमें ये देखना है। यानी कौन सा कथन सत्य पैदा? यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। यदि वस्तुओं की मांग अधिक है तो साधन की मांग अधिक होगी। यदि वस्तुओं की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो इसमें दोस्तों कह रहे वस्तुओं की मांग अगर अधिक होगी तो साधन की मांग कम होगी, ये कैसे पॉसिबल हुई? तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जैसे जैसे मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फैक्टर जो डिमांड होगी वो भी अधिक होगी। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना।
जो 83 है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अल्प अधिकार बाजार में पाया जाता है। क्या ये, यानी ओलिगोपोली में क्या पाया जाता है, जब अधिक विक्रेता हो, जब एक विक्रेता हो, जब दो विक्रेता हो, या कुछ विक्रेता हो। तो इसका जो, यानी एक अधिक विक्रेता हो, तो अधिक विक्रेता किस में होते हैं दोस्तों, हमारा पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। जब एक विक्रेता हो, ये हमारा एक अधिकार में होता है, यानी कि मोनोपोली में। जब दो विक्रेता हो, तो ये भी हमारा अलग होता है। जब कुछ विक्रेता हो, यानी कुछ बायर हो और कुछ सेलर हो, वो हमारा ओलिगोपोली में होता है, यानी कि अल्पाधिकार में। तो ऑप्शन बिल भी क्या होगा दोस्तों, 4। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, समरूप वस्तुएं होती है, और दो विक्रेता या उससे जब एक विक्रेता होता है, इसमें एक ही जैसे वस्तु होती हैं, लेकिन वो अलग अलग वस्तुओं को बेचता है, वो एक अधिकार होता है, यानी मोनोपोली होता है। तो इसमें कुछ विक्रेता होता है और कुछ विक्रेता होता है, यानी सम बायर एंड सम सेलर। सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकार को सदैव अति सामान्य लाभ मिलता है, क्योंकि फर्मों में प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। ठीक है, दीर्घकाल में बोला है, नहीं लॉन्ग टर्म में जो एकाधिकारी होता है वो सदैव नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, उसे ये बता रहा है। तो ये कह रहा है कि फर्मों में प्रवेश प्रतिबंध होता है, या एकाधिकार बाजार में कीमत सामान्यतः ऊंची होती है, या घटती हुई दीर्घकालीन औसत लागत होती है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों उसका, फर्स्ट। क्योंकि फर्मों में जो क्या बोलते हैं, प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, किसमें, एकाधिकारी में होता है। एकाधिकारी मैंने आपको बताया था अभी, जो सिर्फ एक सेलर होता है ओनली, और उसके अलावा में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता उसके अलावा। सब्स्टिट्यूट मतलब उसके आसपास कोई भी ऐसा कोई फर्म या कोई कंपनी नहीं होती जो उसके लेवल का प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, इसलिए वो मोनोपोली होता है, यानी एक अधिकारी होता है, इसलिए उसका कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, प्रवेश पर। अब पूर्ण प्रतियोगिता के दीर्घकालीन में फर्म का संतुलन होता है, यानी औसत आय, यानी AR बराबर में सीमांत आय, यानी MR, मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी MR इक्वल टू MC। औसत जो एवरेज आय, यानी AR, MR या MC या AC, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों उसका, 3rd। यानी परफेक्ट कंपटीशन में आप जानते हैं कर्व ऐसा होता है जहां प्राइस, AR, MR ये सारे बराबर होते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इसका 3rd ऑप्शन होगा। कह रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध, यानी जो लॉन्ग टर्म में जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका जो संबंध है, रिलेशन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है, या पैमाने का प्रतिफल होता है, या उत्पत्ति ह्रास नियम होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, पैमाने का प्रतिफल, यानी कि रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा, जो लॉन्ग टर्म में हमें आउटपुट और इनपुट दोनों में माप में हमें बताता है, और हमें मतलब आउटपुट और इनपुट जो होता है, ये रेशो क्या होता है, इनके दोनों इक्वल होते हैं, यानी जैसे इनपुट होगा वैसे वैसे आउटपुट होगा। ठीक है, अब हमारा जो 87 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पहली अवस्था समाप्त होती है जहां MP अधिकतम होता है, AP अधिकतम हो, या AP MP को ऊपर से काटे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है शायद, यहाँ लिखा है MP वक्र और AP वक्र को उसके बिंदु पर ऊपर काटे, ऊपर से काटे। तो इसका जो कर्व बनेगा दोस्तों, मैंने बताया था TP के जो कर्व है ऐसे आता है, यानी ऐसे हमारा चलाएगा, TP होता है, ये हमारा MP होता है, जहाँ मैक्सिमम होता है वो यहाँ पर 0 होता है MP, और AP हमारा ऐसे होता है। ठीक है, तो अब देखो आप परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में, इसमें ये कह रहा है कि MP वक्र AP वक्र को उसके बिंदु पर, जो MP वक्र है AP वक्र के पर उसके ऊपर से काटे, यानी इसके ऊपर से इसको काटे। तो ऑप्शन विल भी क्या दोस्तों होगा, 4। ठीक है, ऐसे ही अब हम 88 पे चलते हैं। जो 88 क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि कीमत मांग की लोच डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स है, अपॉन में डेल्टा P अपॉन में P हो, तो डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा ये 0 है, तो कीमत की मांग की लोच क्या होगी,
शून्य होगी, अनंत होगी, इकाई से अधिक होगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो अपॉन ये कुछ भी संख्या रहे, मान लो कुछ भी जीरो अपॉन में कुछ भी रहे, डेल्टा पी अपॉन में पी रहे, तो क्या आएगा आंसर, जीरो ही आएगा। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट। ठीक है। प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है। प्रकट अधिमान सिद्धांत क्या होता है, जहां पर हम मतलब प्रेफरेंस करते हैं, यानी कि जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, यानी जो हमारा होता है वो सिद्धांत, यानी दृढ़ क्रम में होता है, या दृढ़ एवं दुर्बल हो, या दुर्बल कम पर हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, जो दृढ़ क्रम में होता है, यानी कि ये कह रखा है कि दो वस्तुओं का जो संयोग होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होता है, लेकिन क्रम में निर्धारित में मतलब तटस्थ नहीं होते हैं। क्रम का मतलब ये कह रखा है कि और जो प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया है ये हमारा किसने दिया है, हिक्स ने दिया है। किसने दिया, ये हिक्स ने दिया। पहली बात तो ये ध्यान रखना इस चीज को। इसमें जो दो वस्तुओं का संयोग होता है लेकिन क्रम में नहीं होता है, एक कम होता है एक ज्यादा होता है, ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए क्रम में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ड्रीम क्रम इसका होगा पहला ऑप्शन। अब क्या कर रहा है, कीमत उपभोग वक्र की ढाल, यानी कि कीमत कंजप्शन कर्व। कीमत कंजप्शन कर्व जो है उसकी जो ढाल होती है सदैव ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, या वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फोर होगा। क्योंकि जो कीमत कंजप्शन कर्व होता है हमारा, हम जानते हैं जो ऐसे मतलब जो जाता रहता है ऐसे, आइस कीमत प्राइस कंजप्शन कर्व जो ऐसे मतलब ये जाता रहता है ऐसे। ठीक है, ये हमारा जो वस्तु की प्रकृति होती है उसके संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में यानी उसके कमी में कुछ नहीं कह सकता। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम उसकी नहीं कह सकते कुछ भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब हमें देखना सार्वजनिक प्राप्ति या सार्वजनिक आय या सार्वजनिक ऋण का योग होता है, ये बता रखा है इसमें। कह रहा है कर एक अनिवार्य भुगतान है, यानी जो टैक्स है वो अनिवार्य हमें पेमेंट ही करनी है। कह रहा है एडम स्मिथ ने कर रोपण के 5 नियम दिए हैं और प्रकृतिवादियों ने एक बार प्रणाली या समर्थन किया है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, एडम स्मिथ ने कर रोपण के 5 नियम दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में तो 5 आया, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हम इन्होंने 4 नियम इसको दिए हैं जो अधिकतर हर जगह पे एक्सेप्ट किए गए यानी स्वीकार किया गया। लेकिन वैसे ऑप्शन में 5 दे रखा है, अगर यहाँ 4 दे रखा तो हम 4 को एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 92 के क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा है 92 में कह रहा है जब किसी कर का कराधान एवं करापार एक ही व्यक्ति पर होता है तो वह क्या कहलाता है, यानी जिसके बाद टैक्स लगाया है वही और टैक्स पे ही करेगा, तो उसी को हम डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष क्या होता है, जो किसी के ऊपर लगाया मतलब टैक्स किसी लोन किसी और ने लिया और पेमेंट कोई और करता है। केंद्रीय सेंट्रल टैक्स अलग होता है, राज्य टैक्स यानी स्टेट टैक्स अलग होता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, उसका फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वर्तमान में भारत में अधिकतम सीमांत आय कर यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू टैक्स है उसकी जो दर है 50% है, ये 40% है, या 30% है, या 10% है। तो उसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, थर्ड। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं मैं उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ जो मैंने हैंड रिटन बनाए हैं। आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, कह रहा मांग की लोच अधिक होने पर करापात अधिक होगा। अब मांग की लोच अगर अधिक होगी तो टैक्स जो होगा वो अधिक होगा। क्रेता पर होगा, विक्रेता पर होगा यानी सेलर पे होगा, यानी बायर पे होगा या सेलर पे होगा, या दोनों पे होगा, या किसी पर नहीं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, सेलर पर। ठीक है, यानी कि जो अगर वो वस्तुएं अगर बेच रहा है तो उसकी जो लोच अधिक होने पर टैक्स भी हमारा उसका अधिक होगा। 1991 में कह रहा है वित्तीय घाटा जीडीपी में के प्रतिशत में था, क्या क्या था, 5.7% था, या 6.1% था, या 6.5% था, 8.3% था। तो इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों हमारा 8.3% था उस समय। ठीक है, हेलो, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें हम ऑप्शन देखना है कि इसमें कौन सा हमारा गलत है। ठीक है,
जैसे देगा सामाजिक वस्तुओं में कीमत यंत्र लागू नहीं होता। इसमें रखा है कि पहला ऑप्शन जो है, जो सामाजिक जो सोशल गुड्स हैं उस पर जो कीमत सिस्टम होता है वो लागू नहीं होता। ये तो गलत बोल रखा है, ठीक है, मतलब सही है एक तरीके से। जबकि एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार खर्च को निश्चित करता है, बिल्कुल सही है। अगर किसी की इनकम 10,000 है तो वो 10,000 के इनकम के अकॉर्डिंग अपने खर्च को मेंटेन करता है। अगर किसी की 1 लाख सैलरी है तो उस हिसाब से वो 1 लाख के अकॉर्डिंग अपने खर्च को मेंटेन करता है, ठीक है। सबकी अपनी पर्सनल इनकम होती है और वो पर्सनल के इनकम के अकॉर्डिंग ही पर्सनल एक्सपेंसिव होते हैं। एक राजकीय संस्था अपनी आय और व्यय के अनुसार निश्चित करता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रस्ट कोई अगर होता है तो अगर उसको इनकम जो हो रही है उसी इनकम के अकॉर्डिंग वो खर्च को डिसाइड भी करता है। कह रहा ऋण परिशोध कोष सार्वजनिक ऋण शोधन की महत्वपूर्ण विधि है, ये भी सही है। कह रहा क्षतिपूरक व्यय का एक अर्थ होगा और बचत का बजट होता है, नहीं ये गलत है हमारा। यानी कि ऑप्शन विल भी क्या होगा हमारा 4, क्योंकि इसमें क्या होता है बचत का बजट क्या होगा, मंदी की घाटे की व्यवस्था आ जाती है जिसमें यानी गैर खर्च होता है, नहीं नॉन एक्सपेंसिव होता है जो गवर्नमेंट के लिए कमी को पूरा करता है, लेकिन ये गलत कर रखा है, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन 97 की तरफ। 97 में क्या रखा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण सीमा है मुद्रा आय अनुपात, साख द्रव्य अनुपात या घाटे आय अनुपात या उपयुक्त सभी। अब देखो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों 4 होगा। कह रहा है अगर मुद्रा यानी मॉनेटरी इनकम अगर होगी तो रेशियो अगर बढ़ेगा तो हमारे घाटे की व्यवस्था सुधरेगी। साख अगर यानी क्रेडिट यानी कि द्रव्य यानी मनी का रेशियो अगर बढ़ता है तो उससे भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। और घाटा आय अनुपात यानी घाटे में अगर अनुपात में कमी होगी तो जाहिर सी बात है घाटा अगर हमारा कम होगा तो वित्त व्यवस्था अपने आप यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम हमारा लॉस जो होगा वो भी हमारा मेंटेन होगा। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों 4, ठीक है। ऐसे ही 98 जो है हमारा क्वेश्चन क्या रखा है कि तटस्थता विधि के से उपभोक्ता के संतुलन निर्णय के लिए उदासीन वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होना चाहिए, नतोदर होना आवश्यक है। ये तो जरूरी नहीं है, ये तो गलत ही होगा सीधा, ना तो क्या बोलता कह रहा ना सही ना गलत है, सीधा सीधा गलत होगा इसका, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, जो हमारा 99 क्वेश्चन है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अंतर्गत हैवलर किस प्रमेय का प्रतिपादन करता है? श्रम लागत प्रमेय करता है या अवसर लागत प्रमेय करता है या दोनों करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों अवसर लागत प्रमेय। अवसर लागत जानते हैं आप क्या होता है कि एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प की तरफ जाने से जो हम प्रीवियस ऑप्शन को मतलब सेक्रीफाइस करते हैं तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है। यानी प्रॉफिट के लिए हम काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं मिला, लेकिन वही काम दूसरे को हम उस चीज़ को छोड़ के दूसरा काम स्टार्ट करते हैं और प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिलने लग जाता है। तो सेक्रीफाइस करते हैं और फर्स्ट मतलब जितना हम गेन करते हैं उतना हम सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है, ये रेशो होता है। कह रहे एडम स्मिथ तथा रिकार्डो दोनों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के विश्लेषण में किसको आधार बनाया है? यानी एडम स्मिथ और रिकार्डो ने दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यानी इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सा सिद्धांत विश्लेषण किया है, किसको आधार बनाया है? मुद्रा सिद्धांत को बनाया है, श्रम मूल्य सिद्धांत को बनाया है या साधन मूल्य सिद्धांत जिसकी व्याख्या सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से मिलती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा लेबर जो वैल्यू जो सिद्धांत है प्रिंसिपल है उसको उन्होंने एक अहम भूमिका से जोड़ा है, इसको बनाया है। और इसमें बोला है कि रिकार्डो एवं जो एडम स्मिथ ने दोनों ने मूल्य के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आधार से माना है और श्रम मूल्य सिद्धांत को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने जोड़ा है इससे, ठीक है, जिसकी अहम भूमिका निभाई गई है। समझ पाए दोस्तों? मैं आगे भी क्वेश्चन ऐसे लाते रहूँगा। मेरे पास मैंने बहुत सारे नोट्स आप सबके लिए बना के रखे हुए हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स से, जो हर स्टेट में जो अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सबके लिए काम मतलब ये क्वेश्चन अधिकतर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकराएंगे, बातें रहेंगे और आप मुझे सिर्फ सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।